1667। बुजुर्ग यमुन से भी ज्यादा काबिल। छोटू महसूस कर रहा था कि उसके कवच की दरारें लगातार बढ़ती जा रही थीं, जिसके कुछ पल बाद उसे उसके टुकड़े टूटकर बिखरते हुए नजर आने लगे। आखिर में वह कवच, जो छोटू की रक्षा नदी की गहराई के दबाव से कर रहा था, पूरी तरह तबाह हो गया। उस कवच के तबाह होते ही अनगिनत शक्तियां छोटू के शरीर के आसपास मंडराने लगीं और इसके साथ ही उसके जख्म भी काफी बढ़ने लगे। इस खतरनाक हमले के बाद छोटू के शरीर को एक बड़ी रहस्यमयी काले रंग की शक्ति ने ढक लिया, जिस पर छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देने लगे। ये गड्ढे विनाश की शक्तियों की मदद से आसपास मौजूद सुनहरी निर्वाण शक्ति को सोखते जा रहे थे। जाहिर सी बात थी कि चाहे गहराई का दबाव कितना भी ज्यादा क्यों न हो, वह विनाश की शक्तियों जैसी प्राचीन शक्ति के सामने टिक नहीं सकता था, जो पूरी दुनिया को निगलने की ताकत रखती थी। देखते ही देखते वो सुनहरी शक्तियां छोटू के शरीर में जाती गईं, जिससे आसपास की सुनहरी चमक भी काफी कम होती हुई नजर आई। इस दौरान छोटू महसूस कर रहा था कि उसके शरीर की शक्तियां भी काफी बढ़ती जा रही थीं। अब जब उसने दबाव की इस मुश्किल का हल निकाल लिया था, इसलिए वह आराम से सुनहरी शक्तियों को सोखता गया। निर्वाण नदी की गहराई में वक्त गुजरता गया और साथ ही छोटू को आसपास की शक्तियों में हलचल होती नजर आने लगी। यह हलचल इस बात की निशानी थी कि छोटू 5वें पड़ाव पर पहुंचने की कोशिश करने वाला था। तभी छोटू की आंखों में खुशी झलकी, क्योंकि जिस दिन का वह इंतजार कर रहा था, वह दिन आखिरकार आ ही गया था। आज के दिन शायद मैं 5वें पड़ाव पर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर छोटू ने तुरंत अपने हाथों की सील्स बदलनी शुरू की, जिसके बाद वह अपनी आंखें दोबारा बंद करने लगा। उसके शरीर से शक्तियों का एक तेज झटका निकल रहा था, जिससे आसपास ढेर सारी शक्तियां फैल गई थीं। छोटू अब 5वें पड़ाव को पाने की अपनी कोशिश में जुट गया था। जिस दौरान नदी की गहराई में यह सब चल रहा था, उस वक्त नदी के ऊपरी हिस्से में बीच बीच में थोड़ी ऊंची लहरें उठती दिखाई देने लगीं। वहीं नदी के किनारे बने मंच पर इस वक्त ढेर सारे लोग मौजूद थे। छोटू को निर्वाण नदी की गहराई में गए 11 दिन बीत गए थे। यह खबर तेजी से पूरे यावर दल में फैल गई थी। इस खबर के फैलने से हंगामा होना तो लाजमी था। दरअसल हर साल कुछ योद्धा अपने अपने हिस्सों में निर्वाण नदी की डुबकी लगाते थे, लेकिन इन सभी योद्धाओं में जो अब तक सबसे ज्यादा वक्त पानी के नीचे बिता पाई थी, वह नीरजा थी, जिसने 8 दिन नदी की गहराई में बिताए थे। और तो और उसे यावर दल की नई पीढ़ी की सबसे काबिल योद्धा माना जाता था। लेकिन अब अचानक एक ऐसा लड़का आ गया था जो 11 दिन से बाहर ही नहीं आया था। इस खबर से शून्य हिस्सा लोगों से भरा हुआ था, जिनकी नजर 4 योद्धाओं पर टिकी थी। सभी की नजरों में चारों को देखते वक्त काफी इज्जत नजर आ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चारों योद्धा शून्य हिस्से में 4 सबसे ताकतवर जवान योद्धा माने जाते थे। सबसे दाहिने तरफ एक लड़का था, जिसका हट्टा कट्टा शरीर इस वक्त आंखों में परेशानी के साथ पानी की तरफ देख रहा था। उसके शरीर से काफी खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थीं। यह लड़का ही था शून्य हिस्से की नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा पिनाकिन। पिनाकिन के सबसे पास खड़ा लड़का उससे बिल्कुल अलग, काफी दुबला पतला था। इसके बावजूद भी उसकी शक्तियां काफी ज्यादा लग रही थीं। इस लड़के का नाम था सिंका और वह शून्य हिस्से की नई पीढ़ी का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। और उससे थोड़ी दूरी पर था लाल कपड़ों वाला एक लड़का जांगर, जिसके बगल में खड़ा था टांका, जिसके चेहरे पर अजीब सी झिझक थी। इतने में लाल कपड़ों वाले जांगर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुमसे तो एक काम भी अच्छी तरह नहीं होता टांका, निकम्मे हो तुम। इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास निर्वाण नदी में डुबकी लगाने का, लेकिन तुम्हें उस लड़के ने मुकाबले में हरा दिया, जिसे यावर दल में आए कुछ ही दिन हुए हैं। शर्मनाक बात है यह। इस पर टांका ने चेहरे पर हल्की शर्म के साथ उसे समझाने की कोशिश की। जांगर भाई, वो ध्रुव कोई मामूली योद्धा नहीं है। उससे हारने में मुझे उतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसकी काबिलियत वाकई बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ठंडा रही। लेकिन उसकी बात सुनते ही जांगर ने गुस्से में टांका से कहा, तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो क्या हुआ अगर उस लड़के में थोड़ी काबिलियत है? जांगर भी कोई कमजोर योद्धा नहीं है। मैं भी देखता हूं कि आखिर ये नए योद्धा कितने ताकतवर हैं। इन लोगों को तो अपने से बड़ों की इज्जत करना तक नहीं आता है। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर टांका मजबूरी में अपना सिर हिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल पूरे शून्य हिस्से में हर कोई जांगर के गुस्से से वाकिफ था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था और इस आग में घी डालने का काम किया था छोटू ने, जिसके गहराई में रहने की वजह से जांगर का पारा और ऊपर चला गया था। दरअसल उसे यह बात नहीं पच रही थी कि छोटू इतनी देर तक कैसे गहराई में रह सकता था, जबकि वह खुद ऐसा नहीं कर पाया था। इस दौरान सबसे किनारे पर खड़े था सफेद कपड़ों वाले लड़के ने धीमी आवाज में कहा, जांगर भाई, यह लड़का वाकई बहुत काबिल है। आप भी जानते हैं कि निर्वाण नदी की गहराई के दबाव को 11 दिन झेलना आपके और मेरे बस में भी नहीं है, जबकि हम कितने ताकतवर हो गए हैं। देखिए, अगर आपको उस लड़के से पंगा लेना ही है तो ध्यान रखिएगा कि लोहे के चने चबाने पर दांत टूटने का खतरा भी रहता है। शून्य हिस्से की नई पीढ़ी के चारों ताकतवर योद्धाओं में सबसे जवान यह सफेद कपड़ों वाला लड़का ही था, जिसका नाम था पोरस। भले ही वह चारों में सबसे जवान था, लेकिन उसकी काबिलियत और समझदारी वाकई बहुत ज्यादा थी। उसे शून्य हिस्से में आए महज 2 साल ही हुए थे, मगर इसके बावजूद वह ताकत के मामले में पिनाकिन जितना ताकतवर होने में कामयाब रहा था। इतने में जांगर ने एक नजर पोरस की तरफ देखकर उससे कहा, यह लड़का कितना काबिल है और कितना नहीं, यह तो इससे मुकाबला करके ही समझ आएगा। सिर्फ बातों से मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला हूँ। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम तीनों, जो आमतौर पर हर चीज से अलग होकर ट्रेनिंग करते रहते हो, इस लड़के की खबर सुनकर यहाँ आ जाओगे। ऐसा लगता है कि तुम भी इस लड़के ध्रुव की काबिलियत देखने के लिए बेताब हो।
उसकी बात पर पोरस ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं तो आपकी तरह नहीं हूं जांगर भाई। अगर कोई योद्धा निर्वाण नदी की डुबकी को 11 दिन झेलने में कामयाब हो जाए तो मेरी नज़र में वह काबिल माना जाएगा। हाँ हाँ, अब तो मुझे लगता है कि इस साल शून्य विचित्र कागज तक पहुंचने वालों में एक और नाम जुड़ने वाला है। इस लड़के से पहले तो सिर्फ बुजुर्ग यमन ही थे जो निर्वाण नदी की गहराई में 13 दिन रुक पाए थे। पोरस इतना कहकर नदी की तरफ देखने लगा, जबकि उसकी बात का जांघर के पास कोई जवाब नहीं था। जिस दौरान नदी के किनारे शोर हो रहा था, उतने में अचानक दूर की एक पहाड़ी पर हवा का तेज झोंका चलने लगा। वहां दो परछाइयां नजर आईं जो एक बड़े से पेड़ पर खड़ी हो गईं। वहां खड़े होकर वे दोनों दूर दिखती निर्वाण नदी को ही देख रही थीं। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि आसमान हिस्से की योद्धा और बहनें जरीना और नीरजा थीं। वहां आते ही जरीना ने हल्के अफसोस के साथ कहा, यह लड़का तो अभी तक बाहर नहीं आया दीदी। क्या सच में? यह लड़का बुजुर्ग यमन जितनी देर नदी के नीचे रहने वाला है, लेकिन यह मुमकिन कैसे है? यह दुनिया तो नाइंसाफी से भर गई है। आखिर यावर दल में आया एक नया लड़का बुजुर्ग यमन की बराबरी कैसे कर सकता है? उसकी बात पर जरीना की बड़ी बहन नीरजा ने अपनी तलवार पकड़े पकड़े जवाब दिया, अगर यह लड़का आज और कल भी बाहर नहीं आया तब तो कमाल ही हो जाएगा। ऐसा करने पर इसने बुजुर्ग यमन जितना वक्त पानी में शक्तियां सोखते हुए गुजार लिया होगा। इस पर जरीना के चेहरे पर हल्की मायूसी नजर आने लगी। वह समझ गई थी कि छोटू का इरादा भी वही था जो सदियों पहले बुजुर्ग यमन का था, यानी नदी की गहराई में मौजूद सारी निर्वाण सुनहरी शक्ति सोखना। पर जरीना को एक और बात सताने लगी थी कि क्या होगा अगर छोटू बुजुर्ग यमन से भी पहले सारी सुनहरी शक्तियां सोखकर बाहर आ जाता? इसका मतलब तो उसकी काबिलियत यमन से भी ज्यादा होती। इस बारे में सोचते हुए जरीना काफी परेशान दिखने लगी। दरअसल बुजुर्ग यमन को वह हमेशा से किसी भगवान की तरह देखती आई थी और अब उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह लड़का जिससे उसकी इतनी बहस हुई थी यमन जितना काबिल साबित होने वाला था। इस बारे में सोचकर वह मन ही मन कहने लगी, ऊपर वाला करे कि यह लड़का पानी के अंदर ही रहे। वहीं उसके बगल में खड़ी नीरजा उससे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने तुरंत अपनी नजर निर्वाण नदी के बीचों बीच बने बवंडर की तरफ की और उसे कुछ महसूस होने लगा। वह देख रही थी कि उस जगह पर जहां कुछ पल पहले शांति थी, अब वहां बुलबुले बाहर आते नजर आने लगे थे। इतना ही नहीं बल्कि निर्वाण नदी में एक खतरनाक शक्तियों की लहर भी महसूस हो रही थी। इस एहसास के चलते नीरजा ने आह भरते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें जिस बात का डर था वही हुआ। यह लड़का 11 दिन में ही सारी निर्वाण सुनहरी शक्ति सोखकर बाहर आने वाला है, यानी बुजुर्ग यमन से भी कम वक्त में। दूसरी तरफ नदी का वह हिस्सा लगातार बुलबुले बाहर फेंकता जा रहा था जो तेजी से नदी किनारे मंच से जाकर टकराने लगे थे। इस अचानक हुई हरकत से वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। सभी एक साथ उस बवंडर की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि यह हरकत जरूर छोटू के बाहर आने की थी। क्या इसका मतलब आखिरकार छोटू उस नदी से बाहर आने वाला था? इस ख्याल के साथ ही लोगों ने अपनी गर्दन आगे करनी शुरू की क्योंकि वे जानने के लिए बहुत बेकरार थे कि आखिर छोटू ने 11 दिन पानी के अंदर बर्बाद किए थे या फिर उसने सच में गहराई की सुनहरी शक्तियां पूरी तरह सोख ली थीं। धीरे धीरे उस काले रंग के बवंडर में कंपकंपी होने लगी और साथ ही उसमें से निकलती शक्तियों की लहरें सभी को महसूस हुईं। इस दौरान निर्वाण नदी के ऊपर आसमान में उड़ते चंगेजा और वीरांग ने हैरत भरी आवाज में कहा, यह शक्तियों की लहर? इसका मतलब यह लड़का निर्वाण पड़ाव पार करने की कोशिश कर रहा है। अपने तजुर्बे और काबिलियत की वजह से वे दोनों समझ गए थे कि शक्तियों में ऐसी हलचल किस वजह से थी। तभी चंगेजा ने आंखों में हैरानी के साथ धीमी आवाज में कहा, इस लड़के ने तो सच में निर्वाण नदी की गहराई में मौजूद सारी निर्वाण सुनहरी शक्तियां सोख ली हैं। और तो और ऐसा करने में उसे सिर्फ 11 दिन लगे, यानी बुजुर्ग यमन से पूरे 2 दिन कम। पूरे यावर दल के लिए बुजुर्ग यमन किसी मिसाल की तरह थे। ऐसे में जब दल में हाल ही में शामिल हुआ एक लड़का डुबकी लगाने में यमन की काबिलियत से आगे चला गया हो तो सभी हैरानी के साथ साथ काफी खुश भी थे। तभी चंगेजा ने हंसते हुए कहा, पता नहीं आखिर इस लड़के ने ऐसी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की है, लेकिन नीचे मौजूद सारी निर्वाण सुनहरी शक्ति सोख लेना इस लड़के की काबिलियत का एक अच्छा खासा सबूत है। इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया वीरांग। अब शायद वो दिन दूर नहीं जब हमारा शून्य हिस्सा ताकतवर हिस्सों में गिना जाएगा। लेकिन उसकी खुशी के बावजूद वीरांग ने आह भरते हुए कहा, मेरे ख्याल से आपको इस लड़के से इतनी भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अभी तो सिर्फ निर्वाण नदी में डुबकी लगाने का नतीजा बाहर आया है। इससे यह साबित नहीं होता कि यह हमारे हिस्से को सबसे ताकतवर हिस्सा बना सकता है। अगर आपको वाकई इस बात का पता लगाना है कि यह लड़का हमारे हिस्से को वापस शिखर पर ला सकता है या नहीं, तो आपको इंतजार करना होगा जब तक कि यह शून्य विचित्र कागज को समझ नहीं लेता। उस कागज को समझना ही इतना मुश्किल है, फिर उसका इस्तेमाल कर उसमें महारत हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि अगर इस लड़के ने वो तकनीक नहीं सीखी तब तो यह बाकी हिस्सों के खास योद्धाओं के सामने टिक ही नहीं पाएगा। वहीं उसकी बात पर चंगेजा एक पल के लिए खामोश हो गया और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझता हूं वीरांग, लेकिन जिस तरह इस लड़के ने यह डुबकी लगाई है उससे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दल के बहुत से बुजुर्गों का ध्यान भी इस पर हो गया है। ऐसे में तीनों हिस्सों के सबसे काबिल योद्धा भी इस पर नजर रखेंगे। इसलिए अगर यह विचित्र शून्य कागज को नहीं समझ पाया तो हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा। यह सुनकर वीरांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिलहाल तो हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं।
और उम्मीद कर सकते हैं कि यह लड़का शून्य हिस्से का इतिहास रच दे। अब तक शून्य विचित्र कागज को समझने के लिए सिर्फ पिनाकिन और बाकी तीनों योद्धा ही काबिल माने गए हैं। अगर ध्रुव को भी जल्द वह काबिलियत हासिल करनी है तो उसे इन चारों से आगे निकलना होगा। और मेरे ख्याल से आप भी यह बात अच्छी तरह समझते थे कि वह चारों कहीं से भी मामूली योद्धा नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि वे लोग अपने गुरूर के चलते इस लड़के को आसानी से खुद से जीतने तो नहीं देने वाले हैं। वीरांग जानते थे कि आज के वाकये के बाद चारों हिस्सों के ताकतवर योद्धा छोटू के बारे में जान जाएंगे। आखिर इतने सालों में अगर कोई शून्य हिस्से का योद्धा निर्वाण डुबकी में ऐसा नतीजा ला पाया था तो वह कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग यमन था। इसलिए बहुत से लोगों की नजरों में छोटू ने बुजुर्ग यमन की काबिलियत को चुनौती दी थी, जो किसी से भी सहन नहीं होने वाली थी। खुद वीरांग नहीं जानते थे कि यह छोटू के लिए अच्छा होता या बुरा, लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि छोटू की काबिलियत लाजवाब थी। जिस दौरान वीरांग और चंगेजा एक दूसरे से बात करने में लगे थे, उस वक्त बवंडर से निकलते बुलबुले और भी ज्यादा तादाद में निकलने लगे। निर्वाण शक्तियों की लहरें बवंडर से बाहर आ रही थीं, जिस वजह से मंच पर मौजूद कुछ योद्धाओं को भी पीछे हटना पड़ गया। सभी लोग जानते थे कि निर्वाण पड़ाव पार करना क्या होता था, इसलिए जब उन्हें छोटू की हरकत महसूस हुई तो सभी के चेहरों का रंग थोड़ा बदलने लगा। उन्हें लगने लगा था कि छोटू जरूर गहराई की निर्वाण सुनहरी शक्तियों को सोखकर अपना निर्वाण पड़ाव पार करने वाला था। मंच पर खड़े पिनाकिन और बाकी योद्धाओं के चेहरों पर भी हैरानी नजर आने लगी। खासतौर पर वह लड़का जिसका नाम जांगर था, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस लड़के में दिमाग तो है, लेकिन अगर यह अपना पड़ाव पार करने में कामयाब हो भी जाता है तो भी यह सिर्फ 5वें पड़ाव पर ही पहुंच पाएगा। दरअसल जांगर की मौजूदा शक्तियां 7वें पड़ाव पर थीं और उसे बहुत सी ताकतवर युद्ध तकनीकें भी पता थीं। इसलिए चाहे छोटू ने 6ठे पड़ाव के टांका को हरा दिया हो, लेकिन जांगर के दिल में उसे लेकर जरा भी डर नहीं महसूस हो रहा था। आखिर शून्य हिस्से के चारों खास योद्धा यूं ही खास नहीं कहलाए जाते थे। तभी अचानक बवंडर में से रोशनी निकलने लगी, जिसकी तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। उस रोशनी के बाहर निकलते ही आसपास की निर्वाण शक्तियों में अजीब सी हलचल होने लगी। जिस दौरान लोग शक्तियों की इस हलचल को महसूस कर रहे थे, उतने में वह काले रंग का बवंडर अचानक गोल घूमने लगा, जिसे देखकर दूर खड़ी नीरजा ने कहा, यह लड़का बाहर आने वाला है। फिर वह और जरीना बिना पलकें झपकाए देखते रहे कि कैसे बवंडर से निकलती रोशनी के बीच अचानक एक सुनहरी चमकती हुई चीज बाहर निकल आई। क्या होगा जब छोटू 5वें पड़ाव का निर्वाण बनकर बाहर आएगा, और क्या वह यावर दल के लोगों की उम्मीद पर खरा उतर पाएगा, या फिर ताकतवर योद्धाओं के सामने वह कमजोर पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहें सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट FM पर।